मेनलैंड बैंक के आलीशान दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा एक 10 साल का नन्हा बच्चा बर्नार्ड गैरेट। उसके हाथ जानबूझकर जूतों पर कछुए की रफ्तार से रेंग रहे थे, जैसे वो कोई मामूली बेसमझ गरीब हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो वहां जूतों की नहीं बल्कि दिमाग की पॉलिश कर रहा था। उसके कान रडार की तरह खुले थे, जो अमीर बैंकरों की करोड़ों की डील और उनके बिजनेस के हर एक राज को खामोशी से चुरा रहे थे। और दिन खत्म होते ही वो अपनी वो खतरनाक सीक्रेट नोटबुक खोलता, जहां इन अमीरों के सारे फॉर्मूले अब उसका हथियार बनने के लिए तैयार हो रहे थे। एक दिन बर्नार्ड खिड़की के पास छिपकर उन बैंकर्स की बातें सुन रहा था। वो ये सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहा था कि ये अमीर लोग किसी भी गिरवी रखी गई बिल्डिंग या जमीन की असली कीमत का अंदाजा कैसे लगाते हैं। वो उनका बिजनेस माइंडसेट डिकोड कर रहा था। तभी एक क्लाइंट का ड्राइवर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वह ड्राइवर बर्नार्ड को बुरी तरह डांटता है और कहता है, इन गोरे लोगों के बिजनेस की जासूसी करना बंद कर। उसी शाम जब बर्नार्ड के पिता उसकी नोटबुक खोलकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उनके बेटे के पास एक जीनियस माइंड है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी थी। पिता भारी मन से कहते हैं कि उसके कभी अमीर होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि गोरे लोग उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। 15 साल बीत जाते हैं। बर्नार्ड ने अपनी दिन रात की मेहनत से कुछ पैसे जोड़े हैं। वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ टेक्सास के उस कट्टर और घुटन भरे माहौल को छोड़कर सपनों के शहर लॉस एंजल्स चला आता है। यहाँ वे अपनी पत्नी के चाचा के घर एक बेहद छोटे से घुटन भरे कमरे में मामूली किराए पर रहते हैं। चाचा बर्नार्ड को ताना मारते हैं और सुझाव देते हैं कि उसे किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन बर्नार्ड की आंखों में लॉस एंजल्स के रियल एस्टेट मार्केट पर राज करने का सपना है। चाचा यह सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं। जब बर्नार्ड अपने बेटे को सुलाने जाता है तो चाचा अपनी भतीजी यानी बर्नार्ड की पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्नी गर्व से अपने पति के पक्ष में ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। कमरे के बाहर खड़ा बर्नार्ड यह सब सुनता है और पत्नी से वादा करता है कि वह बहुत जल्द उसे और उनके बेटे को इस तबेले जैसी जगह से बाहर निकाल लेगा। अगले ही दिन से बर्नार्ड अपनी धुन में लग जाता है। वह लॉस एंजल्स के पूरे रियल एस्टेट मार्केट को खंगाल डालता है, कीमतों पर मोल भाव करता है और रातों की नींद हराम कर देता है। आखिरकार उसकी नजर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर पड़ती है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह बिल्डिंग एक कट्टर गोरे पड़ोस में थी और उसे भारी मरम्मत की जरूरत थी। बर्नार्ड के पास सिर्फ बिल्डिंग खरीदने भर का पैसा है। उसकी पत्नी हैरान होती है कि वह एक गोरे पड़ोस को क्यों निशाना बना रहा है, लेकिन बर्नार्ड का विजन साफ है। वह समझाता है कि ब्लैक नेबरहुड अब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हो गए हैं, वहां पैर रखने की जगह नहीं है, इसलिए उन्हें अपना विस्तार करना ही होगा। पत्नी कहती है कि वह एक इन्वेस्टर ढूंढ सकती है। वह उसे प्लांटेशन जैज क्लब ले जाती है, जिसका मालिक मॉरिस है, एक अमीर अश्वेत प्लेबॉय और बर्नार्ड की पत्नी का पुराना परिचित। लेकिन मीटिंग के दौरान मॉरिस बहुत दिखावा करता है और बर्नार्ड का मजाक उड़ाता है। बर्नार्ड का स्वाभिमान जाग उठता है। वह क्रोधित होकर तुरंत वहां से चला जाता है। बाहर आकर वह पत्नी से कहता है कि ऐसे घमंडी आदमी के साथ कोई सौदा नहीं करना चाहिए, पैसे उधार लेना तो दूर की बात है। पत्नी बर्नार्ड को समझाती है कि मॉरिस का यह प्लेबॉय वाला अंदाज सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक नकाब है। असल में वह एक बेहद चतुर और भरोसेमंद इंसान है, जिसकी पहुंच शहर के मेयर तक है। लेकिन बर्नार्ड को मॉरिस अच्छा नहीं लगता, शायद इसलिए कि वो प्ले बॉय है और उसकी पत्नी भी उसे जानती है। अब बर्नार्ड के पास बिल्डिंग के मालिक के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आयरिशमैन बिल्डिंग के लिए $40,000 की मांग करता है। बर्नार्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर कीमत को $30,000 तक लाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर बर्नार्ड अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वह भुगतान को 2 किस्तों में बांटने का ऑफर देता है, $30,000 तुरंत और बाकी $10,000 तब जब बिल्डिंग पूरी तरह से किराए पर उठ जाएगी। आयरिशमैन पूछता है कि किराएदार कहां से आएंगे। बर्नार्ड कहता है, ब्लैक कम्युनिटी के डॉक्टर, वकील और टीचर, वो लोग जो उन गंदी बस्तियों से बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, उन्हें मैं यहाँ ला सकता हूँ। बर्नार्ड का यह बेबाक अंदाज और गणितीय प्रतिभा उस आयरिशमैन को हैरान तो करती है, लेकिन वह रिस्क लेने से डरता है और साफ मना कर देता है। वहां से निकलने से ठीक पहले बर्नार्ड की तेज नजर आयरिशमैन के टेबल पर रखे कैलेंडर पर पड़ती है। वह बैंक और पर्सनल मैनेजर मिस्टर रीड का नाम पढ़ लेता है। उसी दोपहर बर्नार्ड उस बैंक में पहुंचता है, लेकिन बैंक की रिसेप्शनिस्ट उसके चेहरे पर सफेद झूठ बोलती है। वह उस अश्वेत व्यक्ति को किसी भी तरह बैंक से बाहर निकालना चाहती थी। वह कहती है, मुझे माफ करें, मिस्टर रीड बाहर हैं। बर्नार्ड शांति से कहता है, मेरी नजर काफी अच्छी है और मैं उनकी मेज पर रखी नेम प्लेट साफ पढ़ सकता हूँ। रिसेप्शनिस्ट चिढ़कर कहती है, माफ करें, मेरी जुबान फिसल गई थी, मिस्टर रीड अभी आपसे नहीं मिल सकते। बर्नार्ड हार नहीं मानता। वह बैंक के बाहर सड़क पर कई घंटों तक मैनेजर का इंतजार करता है। काम खत्म होने के बाद जब मैनेजर बाहर आता है तो बर्नार्ड उसे सड़क पर ही रोक लेता है और पूरी डील समझाकर लोन की मांग करता है, लेकिन बात नहीं बनती।
शाम को बर्नार्ड पूरी तरह टूट चुका होता है और हार मानने वाला होता है। तभी फोन की घंटी बजती है। लाइन पर वो आयरिशमैन था। वह गुस्से में पूछता है, क्या तुमने बैंक में मिस्टर रीड से लोन लेने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया? Yes. लेकिन अगले ही पल वह बर्नार्ड को एक ऐसी खुशखबरी देता है जिससे बर्नार्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बताता है कि मैनेजर उसे लोन दे देगा क्योंकि वह आयरिशमैन खुद उसका गारंटर बनने के लिए तैयार है। वह बर्नार्ड के जुनून और जिद से इतना प्रभावित था कि उसे यकीन हो गया था कि ऐसा इंसान बिजनेस में कभी नहीं हारेगा। डील पक्की होने के बाद बर्नार्ड की पत्नी उसे एक छोटी जीत का जश्न मनाने उसी मॉरिस के जैज क्लब में ले जाती है। इस बार मॉरिस खुद बर्नार्ड के पास आता है और अपने अंदाज में बातचीत शुरू करता है। मॉरिस दिल से स्वीकार करता है कि उसे बहुत खुशी होती है जब अश्वेत लोग सफल होते हैं और उसे बर्नार्ड के अंदर एक बहुत बड़ा और सफल इंसान दिखाई देता है। बर्नार्ड और उसका चचेरा भाई उस नई बिल्डिंग में मामूली मरम्मत कर रहे होते हैं। तभी एक गोरी किराएदार महिला उन्हें देख लेती है और तुरंत चिल्लाने लगती है। बर्नार्ड शांत लहजे में कहता है कि उसने यह घर खरीद लिया है। बुढ़िया कहती है, यह गोरों की बिल्डिंग है, तुम इस जगह के मालिक हो ही नहीं सकते। तभी वहां बर्नार्ड के चचेरे भाई का दोस्त मैट भी आ जाता है। बर्नार्ड पूछता है, क्या आपको मेरे लिए काम करने में कोई परेशानी तो नहीं? मैट कहता है, दोस्त, पैसा हरा होता है, मुझे रंग की बस यही एक चिंता है। कुछ ही घंटों बाद उस बुढ़िया की शिकायत पर पुलिस वहां आ धमकती है। पुलिस कहती है कि एक अश्वेत व्यक्ति मालिक होने का नाटक कर रहा है। जब बर्नार्ड कहता है कि वह सच में मालिक है तो पुलिस उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन जब बर्नार्ड अपनी जेब से मालिकाना हक के असली कागजात निकालकर दिखाता है तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। उसी शाम बर्नार्ड उसी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहने चला जाता है। उस बुजुर्ग महिला को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि वह किसी अश्वेत के साथ एक ही बिल्डिंग में रहे, इसलिए अगले ही दिन वह घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन वो घर खाली नहीं रहता। कुछ ही समय में वहां एक बेहद अमीर अश्वेत महिला किराएदार बनकर आ जाती है। बर्नार्ड तय समय पर आयरिशमैन का पाई चुका देता है। आयरिशमैन बर्नार्ड के जीनियस दिमाग का फैन हो जाता है और उसे 50-50 पार्टनरशिप का धांसू ऑफर देता है। उनका मास्टर प्लान एकदम साफ था। उस दौर में अमेरिकी लोग आयरिश लोगों से भी चिढ़ते थे और उनके साथ बिजनेस करने से कतराते थे। इसलिए तय हुआ कि फोन पर सारा मोल भाव और गणित का खेल बर्नार्ड संभालेगा। लेकिन जब सौदे पर साइन करने की बारी आएगी तो आयरिशमैन अपना गोरा चेहरा लेकर आगे जाएगा। दिमाग बर्नार्ड का और चेहरा आयरिशमैन का ये सीक्रेट जोड़ी मार्केट में छा जाती है। उनका बिजनेस आसमान छूता है और अपनी इसी कामयाबी से बर्नार्ड अपनी पत्नी को एक आलीशान घर गिफ्ट करता है। लेकिन सफलता का यह सफर अचानक रुक जाता है। बर्नार्ड के पार्टनर आयरिशमैन की अचानक मौत हो जाती है। जब बर्नार्ड अपना आधा हिस्सा मांगने उसकी गोरी पत्नी के पास जाता है तो वो उसे मार्केट से 4 गुना कम कीमत थमाकर उसकी औकात दिखाती है। वो साफ कह देती है कि वो किसी अश्वेत के साथ बिजनेस नहीं करेगी। वो बर्नार्ड को खुली धमकी देती है कि अगर ज्यादा चालाकी की तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि करोड़ों की वो पार्टनरशिप सिर्फ जुबानी थी, कागजों पर कहीं नहीं। बर्नार्ड एक खौफनाक चक्रव्यूह में फंस चुका था। या तो वो चुपचाप इस भीख को कबूल कर ले या मुकदमा करे जिसमें उसकी हार पक्की है। गवाह की तलाश में बर्नार्ड बैंक मैनेजर के पास जाता है, लेकिन मैनेजर उससे मिलने से ही इनकार कर देता है क्योंकि वह पहले से ही उस आयरिशमैन की पत्नी के साथ काम कर रहा था। बर्नार्ड निराश होकर बैंक से बाहर निकलता है, लेकिन तभी मेन डोर पर लगे एक बड़े साइन बोर्ड पर उसकी तेज नजर ठहर जाती है। उस पूरी गगनचुंबी इमारत में दर्जनों बैंकों के ऑफिस थे और बस यहीं उस अपमान की राख से एक ऐसा खौफनाक और पागलपन भरा मास्टर प्लान जन्म लेता है जो अमेरिका का इतिहास बदलने वाला था। क्यों न इस पूरी बैंक बिल्डिंग को ही खरीद लिया जाए ताकि इसके अंदर बैठा कोई भी बैंकर अपने ही मालिक को अनदेखा करने की जुर्रत न कर सके। चोट खाए हुए अहंकार और इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर बर्नार्ड सीधा मॉरिस के पास पहुंचता है। वह मॉरिस को उस पूरी बिल्डिंग को खरीदने का प्रस्ताव देता है। मॉरिस एक चतुर व्यवसायी है, वह गोरों के इलाके में रिस्क नहीं लेना चाहता। मॉरिस कहता है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि डाउनटाउन लॉस एंजल्स में एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसका मालिक कोई ब्लैक हो, और उसकी एक खास वजह है। अब मुझे इस पागलपन के लिए समझाओ। बर्नार्ड अपनी खतरनाक चाल समझाता है। अगर हम इस बिल्डिंग के मालिक बन गए तो ये गोरे बैंकर हमारी ही छत के नीचे बैठकर हमें लोन देने से मना नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बैंकों के पास रियल एस्टेट के सारे गुप्त राज होते हैं जिससे हम पूरे शहर के मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं। ये खौफनाक और जीनियस विजन सुनकर मॉरिस का भी दिमाग घूम जाता है और वो इस ऐतिहासिक डील के लिए हाथ मिला लेता है। अब उन्हें इस काम के लिए एक गोरे चेहरे की जरूरत थी, एक ऐसा गोरा इंसान जो दुनिया के सामने बैंक का मालिक दिखे, जबकि असली डोर बर्नार्ड और मॉरिस के हाथों में हो। वे तय करते हैं कि मैट इस बड़े गेम में उनका फ्रंटमैन बनेगा। मैट यह सुनकर डर जाता है और कहता है कि वह इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएगा। मॉरिस को भी यकीन नहीं होता
कि मैट जैसा सीधा साधा लड़का यह कर पाएगा, लेकिन बर्नार्ड कहता है ये कर पाएगा। अगले दिन कैफे में मैट उदास बैठा होता है। उसे उदास देखकर उसकी स्कूलमेट उसके पास आती है, जो वहां वेट्रेस का काम कर रही है। वो पूछती है क्या हुआ मैट? तब मैट कहता है कि मैं परेशान हूँ, मुझे पार्टनरशिप ऑफर हुई है, एक्सेप्ट करूं या ना करूं। पार्टनरशिप शब्द सुनते ही उस वेट्रेस के बर्ताव में मैट के लिए अचानक बहुत सम्मान आ जाता है। उस लड़की से मिली इस अहमियत को देखकर मैट का कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है और वो इस बड़े खेल में उनका फ्रंटमैन बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब शुरू होती है ट्रेनिंग। मॉरिस मैट को गोल्फ खेलना और अमीर गोरों की तरह चलना फिरना, बात करना सिखाता है। वहीं बर्नार्ड उसे रियल एस्टेट वैल्यूएशन के जटिल फॉर्मूले रटाता है। शुरुआत में मैट बहुत गलतियां करता है, जिससे मॉरिस निराश हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे मैट की फोटोग्राफिक मेमोरी अपना कमाल दिखाती है। 1 महीने के अंदर ही मैट गोल्फ खेलते खेलते करोड़ों की गणितीय गणनाएं चुटकियों में करने लगता है। मॉरिस एक प्रतिष्ठित गोल्फ क्लब में मैच फिक्स करता है, जहां मैट गलती से बैंक बिल्डिंग के मालिक चार्ल्स रेनॉल्ट से मिलता है। बर्नार्ड मैट को रेनॉल्ट के साथ फाइनल लंच मीटिंग के लिए तैयार करता है। वहां मैट अपनी गणितीय कुशलता और रटे हुए फॉर्मूलों से रेनॉल्ट को इस कदर प्रभावित करता है, वह $2.5 मिलियन की बिल्डिंग को मोल भाव करके 1.5 मिलियन तक ले आता है। इस जीत के बाद वे रुकते नहीं, वे लॉस एंजल्स के उन पॉश इलाकों में थोक के भाव इमारतें खरीदने लगते हैं जहां अश्वेतों का जाना मना था। उनके पास अब 177 इमारतें हो चुकी थीं और उनका रसूख इतना बढ़ गया कि उनके अपार्टमेंट के उद्घाटन में खुद देश के उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन मेहमान बनकर आए और मैट वह अपनी हॉट वेट्रेस से शादी कर अपनी शानदार जिंदगी जी रहा है। साल 1963। बर्नार्ड अब एक बेहद सफल और अमीर बिजनेसमैन बन चुका है। वह अपने पिता से मिलने टेक्सास के एक छोटे से शहर में आता है। टेक्सास उस वक्त अमेरिका का सबसे कट्टर राज्य था, जहां अश्वेत लोगों के प्रति नफरत से भरा रवैया बिल्कुल नहीं बदला था। उसका पिता कहता है कि उसे अपने बेटे पर गर्व है। बर्नार्ड उसे समझाता है कि कैलिफोर्निया में अश्वेतों के लिए जीना बहुत आसान है, लेकिन पिता एक कड़वी सच्चाई सामने रखता है। मुझे नहीं लगता कि यह कैलिफोर्निया है। ये शब्द बर्नार्ड के अंदर कुछ जगह देते हैं। अगले दिन महंगे सूट पहने हुए बर्नार्ड अपने बेटे के साथ अपने शहर की सड़कों पर निकलता है। बेटा हैरान है, लोग उन्हें ऐसे घूर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई भयानक गुनाह कर दिया हो। बर्नार्ड कहता है मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। चलते चलते वे मेनलैंड बैंक के पास पहुंचते हैं। ये वही जगह है जहां बर्नार्ड बचपन में जूते पॉलिश किया करता था और चुपचाप अमीरों की फाइनेंशियल बातें सुनकर उनके करोड़ों के सीक्रेट्स बटोरता था। वह वहां के स्थानीय जूता पॉलिश करने वाले लड़के से कीमत पूछता है। लड़के का जवाब बर्नार्ड को अंदर तक चीर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ गोरे लोगों के जूते पॉलिश करता हूँ। शाम को बर्नार्ड अपनी पत्नी को कहता है वह बैंक खरीदना चाहता है ताकि टेक्सास में अश्वेत लोगों को एक सभ्य जीवन जीने का मौका मिल सके। टेक्सास के गोरे बैंकर्स जानबूझकर इतना भारी ब्याज लगाते थे और ऐसी शर्तें रखते थे कि कोई भी अश्वेत इंसान कभी लोन चुका ही ना पाए। उनका मकसद साफ था, अश्वेत लोग कभी खुद का बिजनेस खड़ा ना कर पाएं और हमेशा उनके गुलाम बने रहें। यह सिर्फ नाइंसाफी नहीं थी, बल्कि उन्हें उनके हकों से दूर रखने की एक गहरी और घटिया साजिश थी। उसकी पत्नी उसकी आंखों में वह जुनून देखती है और समझ जाती है अगर बर्नार्ड कुछ करने की ठान लेता है तो वह उसे पूरा करके ही मानेगा। वे बैंक के मालिक रॉबर्ट फ्लोरेंस के साथ एक बैठक में मैट को लाते हैं। मॉरिस एक ड्राइवर के भेष में मैट के साथ जाता है। बैंक का मालिक एक शर्त के साथ एक सहमत राशि के लिए अपना व्यवसाय बेचने के लिए तैयार है कि उसका बेटा रॉबर्ट फ्लोरेंस जूनियर एक क्रेडिट विशेषज्ञ के रूप में बैंक में ही रहना चाहिए और मालिक के पास 20% शेयर रहेंगे। हर कोई डील के लिए तैयार है, लेकिन मालिक का शक्की बेटा टेढ़े सवाल दागने लगता है, जैसे कि डील में मैट के पार्टनर्स मौजूद क्यों नहीं हैं? बर्नार्ड गैरेट और जोसेफ मॉरिस कौन हैं? मैट कहता है सच तो यह है कि वे इतने अमीर हैं कि छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे आगे रखा है। तीर निशाने पर लगा। सौदा पक्का होने के बाद बैंक उनके हाथ में आ गया। बर्नार्ड ने तुरंत अपनी योजना लागू की और गुपचुप तरीके से स्थानीय अश्वेत पादरियों से मुलाकात की। उसने उनसे कहा कि वे अपने भरोसेमंद लोगों को चुनें जिन्हें लोन की जरूरत है, लेकिन शर्त यह थी कि यह बात पूरी तरह गुप्त रहे। धीरे धीरे अश्वेत लोगों को घर और बिजनेस के लिए लोन मिलने लगा और बैंक मुनाफे में आने लगा।
लेकिन यह कामयाबी एक तूफान को दावत दे रही थी। फ्लोरेंस जूनियर, जो खुद को उस बैंक का वारिस समझता था, वो मैट पर दबाव बनाने लगा। वह जानना चाहता था कि ये नए लोन किन लोगों को दिए जा रहे हैं। उसने जासूसी शुरू कर दी। अंधेरी रातों में उसने देखा कि कैसे मैट गुप्त रूप से बर्नार्ड से मिलता है और उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है। उधर मैट की पत्नी टेक्सास के माहौल में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा था कि मैट सिर्फ बर्नार्ड और मॉरिस के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली है। उसने मैट को टोकते हुए कहा, तुमने कहा था तुम पार्टनर हो, लेकिन पार्टनर सैलरी नहीं लेते, वे मालिक होते हैं। पत्नी की इस बात ने मैट के मन में असुरक्षा पैदा कर दी और उसने अपनी पहचान बनाने के लिए वादा किया कि अगला बैंक उनका अपना होगा। अगले दिन फ्लोरेंस जूनियर बर्नार्ड से मिलता है और उसे धमकी देता है। वह कहता है कि अगर गोरे ग्राहकों को बैंक के असली मालिकों के बारे में पता चला तो वे अपना सारा पैसा निकाल लेंगे और बैंक रातों रात कंगाल हो जाएगा। जब बर्नार्ड ने उसकी इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया, तब फ्लोरेंस ने अपना आखिरी दांव चला और बैंकिंग अधिकारियों का एक लीगल नोटिस दिखाया। चुपके से सरकार को खबर कर दी थी और अब बैंक पर बहुत बड़ी सरकारी जांच होने वाली थी। खतरा बढ़ रहा था, लेकिन मैट अपनी पत्नी के उकसावे में आकर एक और बैंक ऑफ मार्लिन खरीदने की जिद पर अड़ गया। वह चाहता था कि मेनलैंड के सारे अश्वेत कर्ज इस छोटे बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएं। चतुर बर्नार्ड को यह हंगामा पसंद नहीं था। उसे पता था कि 2 बैंकों को संभालना उनके बस से बाहर हो जाएगा। लेकिन मैट ने ब्लैकमेल का रास्ता चुना। मुझे मालिक बनाओ, नहीं तो मैं काम छोड़कर वापस चला जाऊंगा। बर्नार्ड और मॉरिस को झुकना पड़ा। मैट अब नए बैंक का मालिक था। बर्नार्ड की पत्नी मार्लिन बैंक में सफाई कर्मचारी का भेष बदलकर काम करने लगी ताकि वह मैट की गतिविधियों पर नजर रख सके। बर्नार्ड ने मैट को सख्त हिदायत दी थी, हर कर्ज की दोबारा जांच करना और केवल भरोसेमंद वकील के साथ काम करना। लेकिन अपनी काबिलियत के गुमान में चूर मैट ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। उसने फ्लोरेंस के सुझाए हुए वकील को रख लिया, वही फ्लोरेंस जिसने उनकी मुखबिरी की थी। मैट ने बिना गहराई से पढ़े गंभीर चेहरा बनाकर लोन पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर कर दिए। उधर फ्लोरेंस का फोन आया। मेनलैंड बैंक में फेडरल अधिकारी जांच के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि यह खबर लीक हो गई है कि बर्नार्ड और जो इन बैंकों के असली मालिक हैं। तभी अचानक मार्लिन बैंक में भी सरकार की तरफ से ऑडिट बैठ जाता है। सरकारी अधिकारी फाइलों को खंगालने लगते हैं। बर्नार्ड, जो वहां एक सफाई कर्मी की वर्दी में था, चुपके से मैट को जवाब बताकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक खेल हाथ से निकल चुका था। अधिकारियों ने वो सारे बड़े लोन पकड़ लिए जो उस छोटे बैंक की कानूनी सीमा से कहीं ज्यादा थे। नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से सरकार तुरंत बैंक का कामकाज सस्पेंड कर देती है। उनका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है और वो लोग जैसे ही बैंक से बाहर निकलते हैं, FBI की टीम उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वॉशिंगटन की गूंजती हुई अदालतों में मामला अब राजनीति का था। सीनेटर चाहते थे कि इस मामले का इस्तेमाल बैंकिंग कानूनों को और सख्त करने के लिए किया जाए ताकि कोई और बर्नार्ड दोबारा खड़ा ना हो सके। मैट को 50 साल की जेल का डर दिखाया गया और उसने अपने ही साथियों की पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने गवाही दी कि बर्नार्ड ने उस पर दबाव डाला था। सीनेटर ने बर्नार्ड को भी एक मौका दिया। मान लो कि तुमने अपनी अमीरी के लिए कानून का फायदा उठाया और तुम बच जाओगे, वरना जेल तय है। लेकिन बर्नार्ड गैरेट हार मानने वालों में से नहीं था। सुनवाई के दूसरे दिन उसने स्वीपर की वर्दी के साथ अदालत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे एक काला आदमी टेक्सास के बैंक में घुस सकता है। उसका भाषण नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक गरजती हुई ललकार थी। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। संपत्ति जब्त कर ली गई। जूरी ने उन्हें दोषी माना और 3 साल की सजा सुनाई, पर मैट आजाद रहा। लेकिन बर्नार्ड की यह कुर्बानी बेकार नहीं गई। उनकी इस बगावत ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। 3 साल बाद कांग्रेस ने फेयर हाउसिंग एक्ट पारित किया। अब पूरे अमेरिका में रंग के आधार पर किसी को भी घर या लोन देने से मना करना सबसे बड़ा जुर्म बन गया था। जब बर्नार्ड जेल से बाहर आया तो वह कंगाल लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक राजदार मुस्कान थी। मॉरिस और उसकी पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश क्यों हैं। तभी यह खुलासा होता है कि सुनवाई से ठीक 1 रात पहले मैट ने बर्नार्ड को फोन किया था। मैट ने अपनी गलती मान ली थी। बर्नार्ड को यह अच्छी तरह पता था कि अगले दिन फैसला उनके खिलाफ आएगा और सरकार उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। इसलिए बर्नार्ड ने मैट से एक आखिरी एहसान मांगा। बर्नार्ड ने गुप्त संपत्तियां बेचने को कहा, बल्कि उसने मैट को अपने बचे हुए पैसे सौंपे और कहा कि इससे पहले कि सरकार सब कुछ हड़प ले, तुम इन पैसों से बहामास में घर खरीद लो। कहानी का अंत टेक्सास की धूल भरी गलियों में नहीं, बल्कि बहामास के नीले समंदर के किनारे उन्हीं घरों में हुआ जहां ये दोस्त अब अपनी शर्तों पर आजाद जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र थे। Thank you for watching. Subscribe my channel for daily update.